सिंपल था, सिर्फ थोड़ा सा अकलमंदी के साथ मॉड की प्रॉपर्टीज आपको इसमें यूज करनी थी और कुछ नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम फातिमा मैम और हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं विच इज मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। very important. We are first going to understand these concepts and after that we are going to see how they are going to be applied, a few basic questions based on them. All right, on this note, let us start with the video today. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन आर्गन प्लेन। ये आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस समझने से पहले हम ये देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेती हूँ एंड लेट मी टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई अगर आप लेते हो तो उसको x कॉमा y पॉइंट से आप डिनोट कर सकते हो। यहां पर आर्गन प्लेन में जो x एक्सिस होता है वो रियल एक्सिस का काम करने लग जाता है और y एक्सिस जो होता है वो इमेजिनरी एक्सिस का काम करता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो x कोऑर्डिनेट को करस्पॉन्ड करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो y कोऑर्डिनेट को करस्पॉन्ड करेगा। ऑलराइट, अब मॉड्यूलस क्या होता है? अगर आपने ओरिजिन से एक लाइन बनाया कॉम्प्लेक्स नंबर तक तो वो लाइन का जो लेंथ होगा, मतलब द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड एज द मॉड्यूलस। उसका फॉर्मूला कैसे आया ये समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग विच इज नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट। अगर आपको आर्ग्यूमेंट चाहिए तो ये लाइन जो भी आपके एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, थीटा, this angle theta is called as the argument of the complex number. ऑलराइट, अब ये अगर थीटा है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने पॉइंट से ना दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करती हूँ एक्सिस पे। लेट मी ड्रॉप टू परपेंडिकुलर्स हियर। आपने अगर मेरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ से यहाँ पे अगर आपको x चाहिए और y चाहिए तो x और y क्या होते हैं एग्जैक्टली? x इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस and y is this distance. Now of course this is a right angle triangle. ये अगर right angle triangle है तो by Pythagoras theorem ये hypotenuse तो square root of x square plus y square ही होने वाला है ना? So that is how you are getting the modulus. Also यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे इसको r बोलते हैं। ओके, लेट मी डिनोट दिस बाय r बिकॉज इतना बड़ा हमेशा तो नहीं लिखेंगे। इस ट्रायंगल में अगर आपने इस थीटा के साथ कॉस निकाला तो आपको क्या मिलेगा? कॉस थीटा ओवर हियर इज गोइंग टू बी दिस एडजेसेंट साइड अपॉन द हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस थीटा एक्स बाय आर हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो एक्स है वो आर कॉस थीटा के इक्वल है। सिमिलरली अगर आप यहाँ साइन थीटा निकालते हो तो साइन थीटा यहाँ पे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा विच विल बी नथिंग बट y बाय आर। ठीक है, तो cos थीटा इज x बाय आर, sin थीटा इज y बाय आर, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑल राइट, सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर, तो आप इसको ध्यान से लिखिए एंड नोट दिस एंड रिमेंबर दिस बिकॉज हमें फॉर्मूले याद रह जाते हैं बस वी डोंट वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन वेयर दे कम फ्रॉम, बट यू शुड एटलीस्ट नो कि ये आया कहाँ से। सिर्फ याद करने में मतलब नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम। ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड। मॉड्यूलस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बता दिया। मॉड z जो होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो लेट्स जस्ट सी अ फ्यू क्विक एग्जांपल्स और इनका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं हम लोग। 2 + 3i अगर आपको दिया है तो इसका क्या मॉड्यूलस हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपको निकालना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 4 + 9, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1 - i के लिए ये 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 1 + 1 का रूट, विच इज √2. या ऑल राइट. √3 + i. √3 + i अभी मैं डायरेक्टली करती हूँ. √3 का स्क्वायर इज 3, i का कोएफिशिएंट 1, तो दिस विल बी 3 + 1 विच इज √4, जो कि हो जाता है 2. सिंपल सिंपल. ऐसे ही आपको इजीली आप मॉड्यूलस निकाल सकते हो. ठीक है, तो इसको नोट कर लो, तो मैं इसको हटा दूं. अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के. मॉड्यूलस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार. मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉड सेम होगा. चलो, इसका हमने निकाला था 2 + 3i का. 2 + 3i नहीं, ये ले लेते, इसका √2 आया था. करेक्ट. तो अभी अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ 1 + i, अब इसका मॉड क्या होगा? इसका मॉड भी 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर यानी कि √2 ही होगा. मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉड आपको सेम ही मिलने वाला है. अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया तो आपको मॉड्यूलस का स्क्वायर मिलता है. चलो ये भी चेक कर लेते हैं. ये 1 - i 1 + i को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो what am I going to get? a - b a + b which is a square - b square. मतलब 1 - i square. ये 1 + 1 हो जाएगा विच इज 2. यस, क्लियरली ये इसका स्क्वायर है. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. एक नंबर और उसके कॉन्जुगेट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो आपको मॉड्यूलस का स्क्वायर मिलता है. ठीक है, ओके. चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लीकेशन, मॉड्यूलस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिवीजन. ये कॉन्जुगेट के जैसा ही है. हाँ, बट यहाँ पर मॉड्यूलस एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. उसकी अलग प्रॉपर्टी आती है जो हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं. ऑल राइट. या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अगर आप पावर लेते हो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके बाद मॉड लेते हो, या फिर पहले मॉड लेते हो और फिर पावर लेते हो, तो यू गेट द सेम आंसर. इस प्रॉपर्टी को हम डिटेल में आगे देखेंगे. इसका एक अलग से थ्योरम ही बन जाता है. यू गेट अ कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मूला. सो वी आर गोइंग टू सी दिस इन डेप्थ अहेड. All right, so quickly note down the properties. The first and second one are very 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 important. All right, चलिए अब आते हैं मॉड्यूलस के ऊपर एक क्वेश्चन पे. c+i/c - i इज इक्वल टू a+ib अगर है तो a² + b² क्या है? अब पहली बात तो ये समझेगा कैसे? मॉड्यूलस का क्वेश्चन है मैम, कहाँ पे है मॉड्यूलस? यहाँ पर छुपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा. अगर आपने a+ib का मॉड निकाला तो आपको √a² + b² ही मिलेगा ना. और आपको इस चीज का स्क्वायर पूछ लिया. मतलब वो आपसे पूछ रहा है इनडायरेक्टली मॉड का स्क्वायर, बट आपको दिख नहीं रहा वो, तो आपको दिखना चाहिए. समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है ना, c+i/c - i a+ib के ये इक्वल है. तो मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों साइड पर मॉड लेकर स्क्वायर कर देती हूँ. मैं दोनों साइड पर मॉड लेकर स्क्वायर कर देती हूँ. अब इससे क्या होगा, ये √a² + b² इसका मॉड्यूलस है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको a² + b² ही मिलने वाला है. अच्छा गाइस, मॉड्यूलस मैंने क्या बोला था? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. मॉड्यूलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिवीजन पर. तो ये बाहर का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो. ये इसका मॉड आ जाएगा c+i का, नीचे आ जाएगा c - i का मॉड. अभी मैंने क्या बताया था पिछले स्लाइड में? एक नंबर और उसके कॉन्जुगेट का, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉड तो सेम होता है. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. ये अगर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था. कुछ किया ही नहीं हमने. क्या किया? नथिंग. वी डिड नथिंग. वी जस्ट पुट अ मॉड एंड स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स और कैंसिल कर दिया. बस, कुछ भी नहीं. यस, सिंपल, सुपर्ब गाइस. लिख लो इसको जल्दी से. चलो, ये अब अच्छा है क्योंकि वो तो दिखने में भी बड़ा सीधा साधा था. ये तो दिखने में ही क्या है, ये 49th पावर 33 पावर, ये तो हम मुश्किल से क्यूब याद रखते हैं. ये 33 और 49 कहाँ से आ गए? आराम से करेंगे, गहरी सांस लेकर एकदम ठंडे दिमाग से सॉल्व करेंगे. जेड का मॉड निकालना है ना,
तो यहाँ पे भी पहले तो पूरे एक्सप्रेशन का मॉड तो आपको निकालना पड़ेगा। तो चलो उसी से शुरू करते हैं। अगर आप पूरे एक्सप्रेशन का मॉड लेके, फिर से ऑफ कोर्स स्क्वायर लेंगे हम, मॉड लेकर अगर आप स्क्वायर ले लेते हो दोनों साइड पर, तो आपको क्या मिलता है, देखो देखो क्या मिलेगा। ये स्क्वायर आप इसके साथ 33 पावर के साथ स्वैप कर सकते हो, तो आपको √5 प्लस √3i के मॉड का स्क्वायर इधर अंदर मिल जाएगा और बाहर 33 पावर है। अच्छा, अब ये मॉड इस मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, यस। अब अगेन टेक्निकली तो इसका जो होगा √5² प्लस √3² होगा, बट बिकॉज बाहर स्क्वायर है, मैं रूट वाला पार्ट इग्नोर करके आई विल सिंपली राइट एज √5² प्लस √3², ब्रैकेट बना लेते हैं। और बाहर जो है वो 33 पावर है ही। अच्छा, अब 2 का मॉड लोगे तो 2 ही मिलने वाला है ना। आप रूट ऑफ कोई भी रियल नंबर का मॉड लोगे तो वो नंबर ही मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, है ना। तो मॉड ऑफ 2 रेज टू 49, तो 2 रेज टू 49 ही रहेगा। और ये स्क्वायर दोनों पे बांट दो। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5 + 3, और बाहर जो पावर है 33 वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। 2 रेज टू 49 का स्क्वायर आप लिख सकते हो 2 रेज टू 98 मॉड ऑफ z²। तो मॉड z² आपको मिल जाता है 8 रेज टू 33 अपॉन 2 रेज टू 98। अच्छा, अब इस 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकती हूँ, इस 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा अभी, 2 ³ रेज टू 33 इज गोइंग टू गिव यू 2 रेज टू 99। मतलब आपको मॉड z² क्या मिल रहा है, आपको मॉड z² मिल रहा है 2, यानी कि मॉड z की आपको वैल्यू आ रही है √2, विच इज योर आंसर। सिंपल था, सिर्फ थोड़ा सा अकलमंदी के साथ मॉड की प्रॉपर्टीज आपको इसमें यूज करनी थी, और कुछ नहीं। ओके, चलो नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड है, आप थोड़ा खुद सोच लो पहले। z × z बार अगर 0 होगा तो ये कौन से सिचुएशन में पॉसिबल है। अगर z × z बार 0 है तो आप उससे क्या इंप्लाई कर सकते हो, सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। इसका कुछ रिटर्न एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं होगा, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। z × z बार मैंने आपको बताया था पीछे कि वो मॉड z होता है, मतलब इनडायरेक्टली आपको मॉड z बोला है कि 0 है। अच्छा, मॉड z के स्क्वायर को मैं x² प्लस y² लिख सकती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है z = x प्लस iy, ठीक है। x² प्लस y², दो नंबर के स्क्वायर को अगर आप ऐड करोगे तो वो 0 कब होगा, दो नंबर के स्क्वायर्स ऐड करके 0 कब होंगे। अच्छा, 0 आने के लिए कोई एक टर्म तो दोनों में से नेगेटिव होना चाहिए ना, कैंसिल आउट करने के लिए। अब x² y² दोनों में से तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो इनका 0 होने का एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों भी 0 होने चाहिए। दिस कंडीशन, दिस इक्वेशन कैन बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ x एंड y आर 0, which means that both your real part and your imaginary part of this complex number is 0, which means that the complex number itself is 0। तो आपका z × z बार 0 सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हो सकता है अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही खुद 0 है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखिए, बट कैसे आया वो भी समझिए। ऑलराइट, चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, विच इज योर आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, z = x प्लस iy के लिए द आर्ग्यूमेंट थीटा इज गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ y बाय x, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी अगर आप थीटा लेते हो तो वो रिपीट होता रहता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हो तो वैल्यूज रिपीट होती रहती है आफ्टर 2π, इसीलिए हमें एक नया टाइप का आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। मतलब एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के काफी सारे आप आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हो, अगर इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड 360 डिग्री।
एक पर्टिकुलर इसीलिए आप क्वांटिटी स्पेसिफाई करते हो विच इज योर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जिसे एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की कंडीशन ये होगी कि ये जो है वो माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करना चाहिए। अब इसको निकालना कैसे है, इसके कुछ रूल्स है। ये डिपेंड करता है कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम पहले 0, 90 डिग्री और 180 डिग्री मार्क कर लेते हैं। अच्छा, ये जो 180 डिग्री आपको पता है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में अगर घूमोगे तो आपको पॉजिटिव एंगल मिलेगा। वही अगर मैं नीचे से ले रही हूँ ये एंगल, तो ये -180 हो जाएगा, यानी कि -पाई लिख सकती हूँ मैं उसको। सिमिलरली दिस एंगल, इफ आई टेक दिस एंगल, ये -90 हो जाएगा अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मैं घूम रही हूँ तो। यस, तो ये -पाई/2 हो गया। अब डिपेंडिंग ऑन विच क्वाड्रेंट इट लाइज इन, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई करता है तो जैसा है वैसे ही रखो उसको, थीटा रहेगा वो। अगर सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब आप ऊपर जाने के बदले, आप काउंटर क्लॉकवाइज जाने के बदले आप नीचे आ रहे हो, मतलब आप नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हो, इसीलिए आप थीटा की जगह आप -थीटा ले लोगे। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपको जाना है तो आपको पाई से थोड़ा कम आना पड़ेगा, पाई से वो एंगल आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप एंगल लेते हो तो वो पाई -थीटा हो जाता है। और वही एंगल आप अगर ले रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई-थीटा, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो -पाई-थीटा होगा, जिसे आप -पाई+थीटा भी लिख सकते हो। -पाई-थीटा याद करने में ज़्यादा आसान है, तो आप उसको उसी तरह लिखोगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप साइंस में वहां पे माइनस प्लस में कंफ्यूज कर दोगे खुद को। तो उससे बेटर जस्ट रिमेंबर इट एज -पाई-थीटा। सेकंड में पाई-थीटा है तो थर्ड में -पाई-थीटा रहेगा। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है वो तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, बट फिलहाल इसको नोट कर लो कि डिपेंडिंग ऑन विच क्वाड्रेंट इट इज लाइंग इन, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की ये वैल्यूज आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, विच इज योर पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको निकालना पड़ता है कभी कभी पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी इजी, दिस इज आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड है पूरा, आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस पे। क्या करना होता है देखो, इसमें आपको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा तो आपको पता है उसका मॉड्यूलस r होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको पता है इसमें कॉस थीटा जो है वो x/r होता है और साइन थीटा जो है वो y/r हो जाता है। तो ऑब्वियसली tan थीटा जो है वो y/x हो जाएगा। ध्यान रखिए, हमेशा हमें आदत होती है पहले कॉस निकालने की और फिर साइन निकालने की, तो हम गलती से tan के लिए कॉस अपॉन साइन कर लेते हैं, बिकॉज कॉस हमें ऊपर दिख रहा होता है। तो वो मिस्टेक बहुत कॉमन है, उससे बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो उसको अवॉइड करना है। ठीक है, अब tan थीटा y/x अगर है तो थीटा तो ऑब्वियसली tan इनवर्स ऑफ y/x हो गया, जो कि आपका मॉड्यूलस है। तो अब पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म इज नथिंग बट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यहां पे ब्रैकेट होगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को x और y की जगह पे उसके मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा। r और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का एक और तरीका होता है विच इज योर यूलर फॉर्म, ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन दिस केस यू राइट z एज r इंटू ई रेज टू आई थीटा। ऑल राइट, तो वेरी इंपॉर्टेंट, यूलर फॉर्म इज स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट। पोलर फॉर्म तो फिर भी ठीक है, इजी है, आ जाता है। यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूलर फॉर्म से जो आप नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर लाते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर इस तरह से कन्वर्ट करने आएगा तो उल्टा कन्वर्ट करने में देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आर और अगर थीटा दिया होगा तो आप एक्स और वाई निकाल सकते हो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन थीटा, and then you simply put it into the formal z is equal to x plus iy ka condition. All right, very important, very easy concept, just quickly note it down so that we can actually apply it as well. चलो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है।
यू हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1+√3i डिवाइडेड बाय √3 प्लस आई। अब आपको पता है हमें डिनोमिनेटर में तो इमेजिनरी पसंद नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर में से इमेजिनरी हटाने के लिए क्या करते हैं, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो चलो न्यूमरेटर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा √3 माइनस आई प्लस 3i माइनस √3i², और नीचे आ जाएगा 3 माइनस i²। तो इसको मैं लिख सकती हूँ √3 प्लस 2i माइनस √3i² जो है वो फिर से प्लस √3 बन जाएगा। तो और नीचे ये 3+1 आ जाएगा। ऊपर √3 प्लस √3 को ऐड करोगे आपको 2√3 मिलेगा। 2√3 प्लस 2i/4 विल गिव मी √3 प्लस i/2, जिसको मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ √3/2 प्लस i/2। ठीक है, अब आपको एम्पलीट्यूड निकालना है। बार क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन में पूरा कर लेंगे, फिर बाद में वी विल ट्राई टू डू इट क्विकर। ओके, √3/2² प्लस 1/2², दिस विल गिव यू 3/4 प्लस 1/4 विच विल बी 1। ठीक है, तो cos थीटा आपको गाइस मिल जाएगा √3/2, साइन थीटा आपको मिलेगा हाफ। अच्छा, अब ये अगर दोनों पॉजिटिव है तो कहना है इसे कि मेरा थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपल से डायरेक्टली वैल्यूज आ जाएगी। √3/2 और हाफ अगर है, टैन थीटा आपका बन जाएगा 1/√3, मतलब थीटा इन दिस केस बिकम्स 30 डिग्री विच इज नथिंग बट π/6। या अब ध्यान से देखो, आपको साइन अगर चेक करनी है तो हमेशा आपको, यू डोंट हैव टू नेसेसरीली कैलकुलेट cos थीटा एंड sin थीटा एवरी टाइम। यू कैन चेक द क्वाड्रेंट फ्रॉम द साइंस ऑफ x एंड y इटसेल्फ। x एंड y अगर दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट। इफ x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। यू डोंट हैव टू नेसेसरीली फाइंड cos एंड sin एवरी टाइम, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ऑलराइट, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो आपको सिंप्लीफाई भी नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है। तो यहाँ पे देखो, अब दोनों नेगेटिव है, मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि कहाँ पे आता है, थर्ड क्वाड्रेंट आपका इधर आता है। अब यहाँ पे आप एंगल कैसे लेते हो, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, मतलब कि माइनस पाई प्लस थीटा करके लेते हो। करेक्ट, माइनस पाई प्लस थीटा करके लेते हो। यहाँ पे एक्चुअली आपका टैन थीटा आपको मिल क्या रहा है, tan थीटा हियर यू आर गेटिंग y/x, मतलब √3 आपको मिल रहा है tan थीटा। tan थीटा हियर यू आर गेटिंग √3। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको जाना है, अच्छा पहली बात ये होगा क्या, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी tan ऑफ π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर आपको जाना है तो आपका थीटा आपको लेना पड़ेगा माइनस पाई प्लस थीटा विच इज नथिंग बट माइनस पाई प्लस π/3, जो आपको मिलेगा -2π/3। मतलब इन दिस केस योर एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बिकम -2π/3। ठीक है, तो आपको हमेशा बड़ा सा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो y/x करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1+7i/2 - i द होल स्क्वायर। वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई इट? पॉज करके आप खुद ट्राई कर लो पहले, फिर हम लोग देखते हैं कि आपका कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या इसमें। या ऑलराइट, चलो 1+7i, सबसे पहले तो आपने इसको ओपन किया होगा। यू मस्ट हैव गॉट 4 - 4i प्लस i², दैट विल गिव यू 1+7i डिवाइडेड बाय 4 - 1 - 4i। -1 कहाँ से आया, या i² से आया, विच इज 1+7i/3 - 4i, जिसको आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। तो इसको ओपन करोगे गाइस तो न्यूमरेटर में आपको क्या मिलेगा, 3 + 4i प्लस 21i प्लस 28i² डिवाइडेड बाय 9 - 16i²। यस,
तो ऊपर क्या आ रहा है फिर, ऊपर यू आर गेटिंग 3 माइनस 28 प्लस 25i, नीचे आपको मिल रहा है 9 प्लस 16, मतलब -25 प्लस 25i divided by 25, which is giving you -1 plus iota. Here your x is negative and y is positive. If x is negative and y is positive, it will lie here in this quadrant. Here if you want to go to this quadrant, आपको करना पड़ता है pi minus theta. तो यहाँ पे आपका tan क्या आने वाला है, वैसे तो tan theta you are going to get equal to -1. अब ये होता है माइनस tan पाई बाय 4, तो आपका थीटा एक्चुअली हो जाएगा tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज 3 पाई बाय 4. तो आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, 3 पाई बाय 4. इजी, सिंपल है ना, बहुत वेरी सिंपल. या ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू चेक विच क्वाड्रेंट इट इज लाइंग एंड देन थीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो पहले फिगर आउट कीजिए, और फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट्स में जाने के लिए आपको कौन सा वाला यूज करना है दैट यू हैव टू सी. यप, ऑल राइट, सुपर. चलो ये थोड़ा अलग है बट बहुत सिंपल है. आई एम श्योर आप खुद भी कर सकते हो. आपको मॉड ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दिया है, आपको जेड की वैल्यू निकालनी है. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. आपको पता है पोलर फॉर्म जो होता है इट इज मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. यस, तो मॉड जेड हियर इज गिवन टू यू विच इज 4. थीटा का वैल्यू इज गिवन एज 5 पाई बाय 6, तो आई कैन सिंपली राइट इट एज 5 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 6. अच्छा चलो अब ये कैसे निकालेंगे हम देखते हैं. cos 5 पाई बाय 6 जो होगा इट विल बी, आपने मेरा ट्रिगो का अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा इसको अभी कैसे करना है. आपको ऊपर 6 का मल्टीपल लाना पड़ेगा, तो यू कैन राइट इट एज 6 पाई माइनस पाई बाय 6 विच मेक्स इट cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6. cos pi minus theta goes in the second quadrant because it is cos and it is pi over here. pi अगर है तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होता, आपको पता है, तो ये cos pi by 6 ही रहेगा. pi minus theta सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो दिस विल बी माइनस cos pi by 6 विच इज माइनस cos 30 जो कि माइनस √3/2 होगा. सिमिलरली साइन 5 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6. अगेन बिकॉज इट इज पाई इट विल रिमेन साइन ओनली, एंड पाई माइनस पाई बाय 6 सेकेंड क्वाड्रेंट वेयर साइन इज पॉजिटिव, तो ये प्लस रहेगा, ये हाफ बन जाएगा. तो अब ये दोनों चीजें z में डाल दो, आपको क्या मिलेगा 4 टाइम्स माइनस √3/2 प्लस आई इंटू हाफ. 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, आपको मिलेगा 2 इंटू माइनस √3 प्लस आई विच इज माइनस 2√3 प्लस 2i. ऑप्शन सी इज द आंसर. या सुपर. With that, coming to your DIY question, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट का वेरी बेसिक्स वी हैव डन. एक्चुअल एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में नहीं देखे हैं, वो हम आगे के वीडियोस में जरूर देखेंगे. फॉर नाउ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आपको इसका मॉड निकालना है. वेरी सिंपल, ऑप्शंस भी आई एम गिविंग. Let me know the answer in the comment section. I hope you have understood modulus and argument का basic concept, very important for further concepts of complex numbers. Thank you so much for watching the video, guys. You can let us know if you have any problems, if you have any questions in the comment section. Share कीजिए. Until next time, bye and take care.